गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर कॉलेज से आज मैं आपको होम साइंस बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी, आहार एवं पोषण। इसमें जो हमारा टॉपिक पिछली वीडियो में चल रहा था, आज में सबसे पहले हम उस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। पिछली वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा, वो जो पिछली वीडियो में टॉपिक था वो टॉपिक था ऊर्जा, एनर्जी। तो उसमें ऊर्जा के बारे में बता दिया था मैंने, ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, इस सब के बारे में मैंने बता दिया था आपको। कैलोरी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं ये भी हमने बता दिया था। आज हम आपको बताएं, जैसे आप साइड में बोर्ड पे देख रहे हैं कि हेडिंग लिखी हुई हमारी कैलोरी की कमी का प्रभाव, कि हमारे शरीर में जब कैलोरी की कमी होती है तो उसका क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो जैसे कि आप उसमें हेडिंग लिखी हुई कैलोरी की कमी का प्रभाव, उसमें फर्स्ट हेडिंग आप देख रहे हैं लिखी हुई है शरीर का वजन कम होना। तो शरीर का वजन कम होना, हमारा वजन जो होता है वो मोटापा, वसायुक्त ऊतकों तथा मांसपेशियों और यकृत में जमा जो ग्लाइकोजन और वसा के कारण जो अतिरिक्त ऊर्जा में जमा हो जाता है उसी की देन होते हैं। पर जब हम कैलोरी वाला भोजन लेते हैं तो अतिरिक्त कैलोरी जो भोजन से पूरी नहीं होती उसकी पूर्ति शरीर में जमा अतिरिक्त ऊर्जा करती है, और जब यह शरीर में जमा अतिरिक्त ऊर्जा निकलने लगती है तब शरीर का वज़न कम होने लगता है और व्यक्ति दुबला हो जाता है। सीधी सी बात है कि शरीर का वज़न कम हो, अगर कैलोरी की हमारे शरीर में कमी होती है तो शरीर का वज़न कम होने लगता है। वो इसलिए कम होने लगता है कि जो वसायुक्त ऊतक हम ले रहे हैं हमारी मांसपेशियों में, जो ग्लाइकोजन और वसा के कण जो जम जाते हैं तो उससे हमारा वज़न कैसा रहता है, ठीक रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम भोजन में अपने कैलोरी की मात्रा कम करते जाते हैं तो हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो कैलोरी करने लगती है। और जब कैलोरी हमारे शरीर के हमारे पार्ट्स को चलाती है तो उसका कार्य जो हमारे शरीर का वेट को ठीक रखना होता है वो उसका काम खत्म हो जाता है। इस कारण शरीर का वज़न धीरे धीरे कम होने लगता है। सेकेंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं इसमें वो लिखी क्रियाशीलता में कमी। तो शारीरिक क्रियाशीलता के लिए ऊर्जा बहुत ही आवश्यक होती है। हम जो शारीरिक क्रिया कर रहे हैं, घर का काम है, बाहर का ऑफिस वर्क है, तो जो भी हम कार्य करते हैं, खाना बनाना, रसोई का काम करना और भी ऑफिशियल वर्क करना, जो भी हम वर्क करते हैं तो उसमें हमारी शारीरिक क्रिया लगती है। तो जो शारीरिक क्रियाशीलता हम कर रहे हैं उसके लिए ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। यदि इसके कमी से हमें आकार करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। यदि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है तो हम जो कार्य करते हैं वो कार्य करने की क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आने लगती है। हमारी कार्य करने की स्पीड धीरे धीरे स्लो होने लगती है। कमजोरी महसूस ही होती है और काम में भी मन नहीं लगता। सुस्ती और आलस्य से भरा शरीर हो जाता है। थर्ड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव। तो वृद्धि की अवस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक हमारा शरीर तेज़ी से ग्रोथ करता है, तेज़ी से हमारे शरीर में वृद्धि होती है। तो उस अवस्था में हमारे शरीर को ऊर्जा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन यदि भोजन द्वारा जो हम आवश्यक ऊर्जा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें आवश्यक ऊर्जा नहीं है, तो ऊर्जा देने का काम प्रोटीन करने लगता है। तो ऊर्जा देने का कार्य फिर प्रोटीन करने लगता है, जिससे उसका प्रमुख कार्य शरीर निर्माण और वृद्धि प्रभावित हो जाते हैं और शरीर के वृद्धि पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। भूख ना लगना, अपचन की शिकायत होना, रक्तलापता और रोग निरोधन शक्ति में भी कमी, ये जो सारी समस्याएं होती हैं, भूख का ना लगना, अपचन की शिकायत, एसिडिटी का होना, भोजन को जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं वो ठीक तरीके से पच ना पाना, डाइजेस्ट ना हो पाना, रक्तलापता और रोग निरोधन शक्ति, जो हमें बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर में क्षमता होती है वो धीरे धीरे ये सारी क्षमताएँ कम होने लगती हैं। किसकी? कैलोरी की कमी के प्रभाव से। अब नेक्स्ट इसमें आप नीचे हेडिंग
हेडिंग देख रहे हैं कि लिखी हुई कैलोरी की अधिकता का प्रभाव। यदि हमारे शरीर में कैलोरी की मांग अधिक हो गई है आवश्यकता से, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। तो उसमें एक ही हेडिंग रहेगी हमारी जो लिखी हुई है बोर्ड पे, वजन तथा मोटापा। तो भोजन द्वारा अधिक ऊर्जा लेने से आवश्यक व्यय ऊर्जा के बाद बची ऊर्जा वसी ऊतकों में जमा हो जाती है, जिससे शरीर का वजन मोटापा बढ़ जाता है। यदि हम कैलोरी ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते हैं तो वसा के रूप में वो जोड़कर वसा के साथ मिलती जाती है और शरीर का वजन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मोटापा अपने पीछे अनेक बीमारियों को लेकर आता है। जब हमारे शरीर में मोटापा आता है तो वो अपने साथ कई सारी बीमारियां लेकर आता है और मोटापे के कारण जो हमारी क्रियाशीलता होती है, कार्य करने की क्षमता में भी कमी आने लगती है। नींद अधिक आती है, चुस्ती नहीं रहती शरीर में। इतना ही नहीं, हृदय, गुर्दे के रोग, मधुमेह, डायबिटीज़ आदि की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। निष्कर्ष यही निकलता है कि कैलोरी की अधिकता व कमी दोनों स्थिति मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं। इस पूरे चैप्टर को पढ़ के ये निष्कर्ष निकला है, हमने बताया है आपको कि यदि हमारे व्यक्ति के शरीर में कैलोरी की कमी हो जाए या उसकी अधिकता हो जाए तो ये हमारे शरीर के लिए दोनों ही हानिकारक होती हैं। और शरीर के वजन क्रियाशीलता के अनुसार आवश्यक कैलोरी भोजन से प्राप्त करनी चाहिए। जितनी क्रियाशीलता हमारा शरीर कर रहा है, हमारे शरीर का हमारी कितनी उम्र है, उसके अनुसार ही हमें कैलोरी लेनी चाहिए। ध्यान रहे, भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों का आवश्यकता से समावेश होना चाहिए। जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें आवश्यकता से अधिक पौष्टिक तत्व ना हो या आवश्यकता से कम पौष्टिक तत्व ना हो। जितनी हम क्रियाशीलता, हमारा शरीर जितनी क्रियाशीलता कर रहा है, हम जितना श्रम कर रहे हैं, हमारे शरीर को हमारी उम्र के अनुसार ही भोजन और पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट हो गया। आप साइड में देख रहे हैं न्यू चैप्टर लिखा है संतुलित आहार। यहाँ से हमारा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है। संतुलित आहार में बताया जाएगा कि संतुलित आहार क्या होता है, इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। संतुलित आहार, सबसे पहले मैं आपको संतुलित आहार की डेफिनेशन बता देती हूँ कि संतुलित आहार क्या होता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, जिस भोजन में सारे पौष्टिक तत्व, विटामिन्स, प्रोटीन्स, खनिज, लवण, जो सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के साथ साथ हमारे मस्तिष्क की भी वृद्धि करे, हमें श्रम करने में ज़्यादा थकावट महसूस ना हो, ऐसा भोजन जिसमें सारे पौष्टिक तत्वों की मात्रा भरपूर हो, जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है, वो कहलाता है संतुलित आहार। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हेडिंग जो हमारी लिखी हुई है संतुलित आहार में, फर्स्ट हेडिंग कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है उम्र। एज, हमारी जो एज होती है वो भी हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करती है। जैसा कि शिशु और बालकों को किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की तुलना में अधिक मात्रा में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। जो शिशु होते हैं, बालक बालिकाएं होती हैं और किशोर होते हैं, उनको प्रौढ़ व्यक्तियों की तुलना में, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनकी तुलना में उन्हें अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। पिछली वीडियो में मैंने ही बताया था आपको कि जो शिशु होते हैं, बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक उनकी शरीर की वृद्धि तेज़ी से होने लगती है, लेकिन प्रौढ़ों को ये चाहिए होता है कि उनके शरीर की वृद्धि प्रौढ़ अवस्था में आते आते रुक जाती है। तो जो बालक है और किशोर हैं तो उनको प्रौढ़ों की तुलना में अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसका मुख्य कारण उनके शारीरिक विकास की गति का किशोर तथा प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा तीव्र होना है। यदि हम शारीरिक वृद्धि का क्रम देखें तो 5 वर्ष तक शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से होती है, उसके बाद शरीर के विकास की गति कुछ मंद पड़ती है, किशोर अवस्था में वो फिर से बढ़ जाती है तथा प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था में यह बंद हो जाती है। बच्चों के शरीर वृद्धि के कारण शरीर निर्माण गति तीव्रता से होता है, अतः शरीर निर्माणक तत्व प्रोटीन, खनिज, लवण की आवश्यकता अधिक होती है। इसमें आपको सीधी अपनी भाषा में बता दूं कि जो उम्र के अनुसार, जो आपकी उम्र है, बाल अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक बालिकाओं के शरीर को पौष्टिक तत्वों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता
आवश्यकता होती है। उस समय इसलिए होती है कि उस अवस्था में आकर, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में आकर बालक बालिकाओं का शरीर तेजी से वृद्धि करने लगता है। तो प्रौढ़ और वृद्धों की तुलना में उनको अधिक पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए। सेकेंड हेडिंग जो आप देख रहे हैं हमारी लिंग जेंडर, तो इसमें लिंग जेंडर में ये बताया गया है कि स्त्री एवं पुरुषों में ईश्वर प्रदत्त तक शारीरिक अंतर ही नहीं है, उनके आकार, भार, क्रियाशीलता में भी अंतर होता है। आपने लगभग ऐसा देखा होगा 100 में से 100% ही ऐसा होता है कि यदि महिला और पुरुष एक उम्र के हैं, उनकी उम्र सेम है बिल्कुल, तब भी पुरुषों का महिलाओं की अपेक्षा वज़न ज़्यादा ही होता है, जिसके कारण दोनों के संतुलित आहार में भी अंतर होता है। यह देखा गया है कि 10 से 11 वर्ष की उम्र तक बालक बालिकाओं की वृद्धि एक सी होती है। जब बालक बालिकाएं 10 से 11 वर्ष की उम्र में होते हैं तो उनकी शारीरिक वृद्धि एक सी ही क्रम में होती है। उसके बाद आकार, भार, क्रियाशीलता इसमें अंतर आने लगता है और उसी के बाद पौष्टिक तत्वों की मांग में भी अंतर आने लगता है। जब बालक बालिकाएं 10 से 11 वर्ष की उम्र में होते हैं तो उनके शरीर का विकास भी एक सी गति से होता है और उनको पौष्टिक तत्वों की मांग भी उसी एक से ही मिलनी चाहिए। लेकिन इस उम्र के बाद उनके शरीर और आकार में अलग अलग तरीके से परिवर्तन होने लगते हैं, तो उनकी क्रियाशीलता भी अलग अलग तरीके की होती है, तो उनको अलग अलग तरीके के पौष्टिक तत्वों में अंतर आ जाता है। थर्ड हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है जलवायु, मौसम। जैसा कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले मनुष्य गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जो ठंडे प्रदेशों में लोग रह रहे हैं और गर्म प्रदेशों में लोग रह रहे हैं, वो ठंडे प्रदेशों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। इसके साथ ही ठंडे प्रदेश के लोगों को अपने शरीर का ताप बढ़ाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः उनके भोजन में उन पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है जो ऊर्जा उत्पादक होते हैं। उतनी ही मात्रा में अधिक ऊर्जा उत्पादक तत्व गर्म जलवायु क्षेत्र के लोग अपने भोजन में लें तो उनका मोटापा बढ़ने लगेगा, वह उनके लिए हानिकारक होगा, जबकि ठंडे प्रदेशों वालों की वह आवश्यकता होती है। एक तत्व ये भी होता है हमारा जलवायु तथा मौसम, जो हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनको अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा क्रियाशील नहीं हो पाता है। लेकिन जो लोग गर्म प्रदेशों के होते हैं, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, वहाँ के व्यक्ति यदि अधिक पौष्टिक तत्व ले लें तो उनके शरीर के लिए ये नुकसानदायक हो जाता है। तो एक तत्व ये भी होता है जलवायु, मौसम, जो हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करता है। फोर्थ हेडिंग जो आप हमारे देख रहे हैं उसमें स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता कम हो जाती है। जब हमारी हेल्थ ठीक नहीं होती, हम बीमार होते हैं, तो हमारे शरीर भी क्रियाशीलता करना कम कर देता है और यह समझा जाता है कि उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किंतु बीमारी व्यक्ति की आधारीय चयापचय दर अधिक होने के कारण उसे अधिक ऊर्जा चाहिए होती है। कभी कभी आपने देखा होगा हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, हम कोई अस्वस्थ रहते हैं, बुखार आना, मलेरिया, टाइफाइड ये सब हो जाना, तो हमारा शरीर, हम बिस्तर पे पड़े रहते हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम बीमार हैं, कोई काम नहीं कर रहे, तो हमें ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर क्रिया नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे आंतरिक जो पुर्जे होते हैं हमारे शरीर में, आंतरिक जो अंग पाए जाते हैं, वो बराबर क्रिया करते हैं अंदर से, तो उनके लिए पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिफ्थ हेडिंग जो आप देख रहे हैं वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता अलग अलग प्रकार की क्रियाशीलता में शारीरिक शक्ति अलग अलग व्यय होती है। क्रियाशीलता को 3 वर्गों में बांटा गया, क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। जो लोग क्रियाशील कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क,
उनको अधिक संतुलित पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत नहीं होती है। जो मध्य क्रियाशील कर रहे हैं, जैसे कि वो शारीरिक श्रम भी कर रहे हैं, साथ ही अपना मानसिक श्रम भी व्यय हो रहा है, तो उनको थोड़ी उनकी पौष्टिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन जो अधिक क्रियाशीलता कर रहे हैं, क्रियाशील हैं व्यक्ति, जैसे लेबर हो गई है, मजदूर वर्ग के लोग हैं, इनको अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की मात्रा चाहिए होती है। जैसे कि हमारी 5th हेडिंग है क्रियाशीलता, तो हम इसको कह सकते हैं क्रियाशीलता को 3 चीज़ें प्रभावित करती हैं। पहली हो गई कम क्रियाशील, सेकंड मध्य क्रियाशील और थर्ड रहेगी अधिक क्रियाशील। लास्ट जो हमारी हेडिंग है इसमें वो है विशिष्ट शारीरिक अवस्था, कि कुछ अवस्थाएं ऐसी आ जाती हैं जिसमें हमारे शरीर को अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। 2 अवस्थाएं जैसे इसमें लिखी हुई हैं हमारी, फर्स्ट है इसमें गर्भावस्था। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के शरीर निर्माण हेतु अतिरिक्त पौष्टिक तत्व चाहिए होते हैं। जो गर्भवती महिला होती है तो उसके लिए गर्भावस्था के समय अन्य महिलाओं की, नॉर्मल महिलाओं की अपेक्षा अधिक से अधिक पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। सेकंड जो है वो है धात्री अवस्था। तो धात्री अवस्था है माँ के शरीर में रोज़ करीब 1.5 लीटर दूध का निर्माण होता है। इस दूध की पौष्टिकता हेतु अतिरिक्त पौष्टिक तत्व चाहिए। ऑपरेशन, एक्सीडेंट, लंबी बीमारी के बाद के स्वस्थ होते समय शरीर की टूट फूट की मरम्मत हेतु अतः पौष्टिक तत्व अतिरिक्त चाहिए होते हैं। संतुलित आहार भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज, लवण तथा जीवन सत्व उनकी शरीर की आवश्यकता अनुसार हों। जो धात्री अवस्था कहलाती है, जब वह महिला, वो माँ, जिस धात्री अवस्था वह अवस्था कहलाती है जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो वह अवस्था धात्री अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में माँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौष्टिक तत्व, गर्भावस्था से भी ज़्यादा पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके शरीर में एक दिन में 1.5 लीटर दूध बनता है। ये वाला चैप्टर जो हमारा था संतुलित आहार, ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जानते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं।